तो क्या पढ़ा है हमने देखा है कि किसके बारे में, प्लास्टिड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो प्लास्टिड होता है ये एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। और प्लांट सेल के अंदर यानी कि ये आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई। जब आप डिफरेंशिएट करने जाओगे प्लांट सेल और एनिमल सेल को, तब आप वहां पे एक डिफरेंस ये भी डाल सकते हो कि प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अगर सर प्लास्टिड, एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट क्यों नहीं होते? क्योंकि ये क्या है, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, ये वहीं पर ही प्रेजेंट है। कोई चीज है तो वहां पे प्रेजेंट है, मतलब मान के चलो आपका मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो हमारी इतनी एडवांस आई है तो किसी एक छोटे ऑर्गेनिज्म की क्यों नहीं है, उसका इवोल्यूशन इसी तरीके से हुआ है। दूसरा रीजन यहाँ पे मैं ये दे सकता हूँ कि प्लास्टिड में जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका फोटोसिंथेसिस करवाता है। और फोटोसिंथेसिस हम लोगों के अंदर थोड़ा ना होता है। हम लोगों का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है आपका, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्लांट्स का कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करवाने में सबसे बड़ा मेजर रोल जो प्ले करता है वो कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। और क्लोरोप्लास्ट इज ए काइंड ऑफ प्लास्टिड, इसलिए हम लोगों के अंदर नहीं होता। ऐसा थोड़ा ही ना होता है कि मैं कहीं धूप में जाके खड़ा हो जाऊं और मैं अपना खाना खुद बना लूंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए नहीं होता है, यस। ठीक है। तो ये चीज है। अब आपका ये क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसके पास खुद के सेल और वो इसके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। अच्छा, दो बातें कि वो सेल ऑर्गेनल जिसके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं, तो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। फिर से सुनेंगे मैंने क्या कहा, ऐसे सेल ऑर्गेनल जिसके पास खुद का डीएनए और आपके राइबोसोम्स होते हैं, तो ऐसे उसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल तो पता ही है क्या होता है, कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, तो उनको सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो ये आपका सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल, दो तरह के सेल ऑर्गेनल होते हैं। अगर मैं सेल ऑर्गेनल को सेम डिफरेंशिएट वर्क करता हूँ, क्या करता है सर? क्या चीज, सेमी ऑटोनोमस सेल मतलब वर्क क्या करता है सर ये? वही मैं बता रहा हूँ अभी, रुको। कि दो तरह के सेल ऑर्गेनल हो सकते हैं, एक होता है ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल, ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल, और एक होता है आपका सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। एक होता है ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल और एक होता है आपका सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल वे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो अपनी एक्टिविटी खुद कंट्रोल नहीं करते हैं, उनकी सारी एक्टिविटी को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल होता है, जैसे कि आपका ये हो जाता है, राइबोसोम्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, तो इनको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनकी पूरी एक्टिविटी को न्यूक्लियस कंट्रोल कर दे, जैसे कि गोल्जी बॉडी वगैरह भी हो गए, तो ये सारे सेल ऑर्गेनल कौन से होते हैं, ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल होते हैं। दूसरा, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल वे सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनकी खुद, जो क्या करते हैं, जो सेल ऑर्गेनल अपना वर्क थोड़ा तो खुद करता है और थोड़ा उनको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, तो ऐसे सेल ऑर्गेनल को क्या बोलेंगे, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। आया सर डिफरेंस। खुद किस मतलब खुद क्या वर्क करते हैं सर? खुद क्या वर्क करते हैं, जैसे प्लास्टिड है, जो प्लास्टिड का काम है, ये आपका कलर प्लास्टिड हो गया है, ल्यूकोप्लास्ट जो हो गया कलरलेस प्लास्टिड हो गया, जो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये खुद से कर रहा है, ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं है, थोड़ा बहुत अपना फंक्शन खुद कर जा रहा है। जैसे इसके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी है, मैंने कहा कि इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, तो न्यूक्लियस थोड़ा ही ना कंट्रोल कर रहा है इसकी। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी इसकी खुद से आई है आपका इस डीएनए से। और दूसरा, इसके पास क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं, और इन राइबोसोम्स की वजह से खुद कुछ प्रोटीन्स बना लेता है जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट करता है। आई बात समझ में। यस। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल इसको बोला जाता है। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल की अगर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, तो ये इसके एग्जांपल में आपके दो ऑर्गेनल आते हैं, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक होता है आपके प्लास्टिड, प्लास्टिड में भी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये आपके सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल के अंदर आते हैं। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल मतलब वे सेल ऑर्गेनल जो, अब जैसे भाई मैंने कहा कि मान के चलते हैं लाइसोसोम का काम क्या है, डाइजेस्टिव बैग की तरह वो काम करता है, कि भाई सेल के अंदर कोई भी अगर फॉरेन पैथोजन आएगा उसको मारने का काम करता है, तो ये लाइसोसोम का काम है। और इवन अगर सेल में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, वो सेल को क्या करता है, ईट भी कर लेता है, और नियर बाय सेल को कोई नुकसान ना हो तो वो अपनी सेल को खत्म कर देता है, इसीलिए उसको सुसाइड बैग ऑफ सेल भी बोलता है। तो ये उसका लाइसोसोम का फंक्शन है। लेकिन इस फंक्शन को रेगुलेट कौन कर रहा है, न्यूक्लियस रेगुलेट कर रहा है।
तो इस वाले सेल ऑर्गेनेल को क्या बोल दिया मैंने कि भाई ये मेरा ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। और सेमी ऑटोनोमस जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम पावर हाउस ऑफ सेल भाई एटीपी बनाने का है, तो वो जो एटीपी बना रहा है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं है कि न्यूक्लियस उसको ऑर्डर देगा तभी वो एटीपी बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। तो वो कुछ अपने वर्क खुद से कर ले रहा है, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर क्लोरोप्लास्ट को आपका सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोला गया है। क्या अब समझ आया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल क्या होता है या ऑटोनोमस क्या होता है? यस सर अब understood। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब अगर प्लास्टिड की बात करते हैं तो प्लास्टिड जनरली आपके तीन तरीके से हो सकता है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है आपके क्लोरोप्लास्ट। जो आपका क्रोमोप्लास्ट होता है इसको कलर्ड प्लास्टिड बोलते हैं। इसमें क्या होगा, एक्सेप्ट ग्रीन कलर, प्लांट के अंदर जो कोई भी कलर आता है वो कौन से प्लास्टिड की वजह से आता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। यहाँ पे जो क्रोमो लिखा हुआ है इसका मतलब ही आपका कलर होता है और प्लास्ट का मतलब यहाँ पे प्लास्टिड बोला गया है। एक्सेप्ट ग्रीन, प्लांट के अंदर कोई भी कलर अगर आ रहा है जो उसकी पेटल्स के अंदर आता है, फ्लावर जो होते हैं रंग बिरंगे फ्लावर्स होते हैं, तो उनमें जो अलग अलग कलर्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, आपके क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। इवन फ्रूट्स का जो अपर जो पेरिकार्प होता है, जो ऊपर का छिलका होता है, उस पे जो अलग अलग कलर आते हैं वो भी किसकी वजह से आते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। ये बात आपको समझ आ गई? ठीक है, यहाँ तक समझ आए? यस सर। फिर उसके बाद आपका जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, कलरलेस प्लास्टिड बोलते हैं। इसको कलरलेस प्लास्टिड या व्हाइट प्लास्टिड इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता, ये प्लांट को किसी भी तरह का कलर नहीं देता है, इसीलिए इसको कलरलेस प्लास्टिड या फिर व्हाइट प्लास्टिड बोला गया है। इसका जो फंक्शन होता है मेनली, कलरलेस प्लास्टिड या व्हाइट प्लास्टिड या फिर ल्यूकोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, आपका स्टोरेज करने का काम होता है, स्टोर करने का काम होता है चीजों को। जो प्लांट के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं जो यहाँ पे, तो उन प्रोडक्ट को स्टोर करने का काम होता है आपका कलरलेस प्लास्टिड या व्हाइट प्लास्टिड या फिर ल्यूकोप्लास्ट का। अब क्या क्या चीजें हैं जो स्टोर होती है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, प्रोटीन स्टोर होता है और आपका फैट स्टोर होता है। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टोर होती है। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज कि भाई किस तरह का स्टोरेज ल्यूकोप्लास्ट कर रहा है, किस चीज का स्टोरेज ल्यूकोप्लास्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे भी ल्यूकोप्लास्ट को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अगर स्टोरेज ल्यूकोप्लास्ट किस चीज का कर रहा है, आपका कार्बोहाइड्रेट का कर रहा है, तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, अमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। और अगर ल्यूकोप्लास्ट आपका किसका स्टोरेज कर रहा है, प्रोटीन का स्टोरेज कर रहा है, तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोला गया है, प्रोटीनोप्लास्ट या फिर एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका वो ल्यूकोप्लास्ट जो आपका किसको स्टोर कर रहा है, फैट को स्टोर कर रहा है, तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, एलियोप्लास्ट बोलते हैं, जो ऑयल या फिर फैट को स्टोर कर रहा है या लिपिड को स्टोर कर रहा है। यहाँ तक बात समझ आई? यस सर। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो होगा वो आ जाता है कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम डिटेल में सर अभी ये हम क्या लिख रहा है सर? यहाँ पे ये ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल ये लिखा हुआ है। नो सर। ऑटो और यस सर। नीचे माइटोकॉन्ड्रिया, नीचे माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है और ये इधर लिखा हुआ है प्लास्टिड लिखा हुआ है। ठीक है, यस। हाँ, तो ये इतना हो गया। अब जो इसका तीसरा और जो लास्ट पार्ट है वो है मेरा क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। देखो क्लोरोप्लास्ट भी सिंस ये प्लास्टिड का ही पार्ट है, तो ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। ये आपका ग्रीन प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है और ये कलर देता है कौन सा, ये आपका ग्रीन कलर देता है, या इसको ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्रीन। कलर्ड प्लास्टिड, ये ग्रीन प्लास्टिड भी इसको बोल देते हैं। ये प्लांट को ग्रीन कलर देता है। और जहां जहां ग्रीन कलर होता है प्लांट का, वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल प्रोसेस चलती है, जिसकी वजह से पूरा बायोस्फीयर आपका ये बना हुआ है, जिंदा है, सारी चीजें इंटरेक्ट कर रही है। तो वो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसकी वजह से लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है अर्थ के ऊपर। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, वैनिश होते चले जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर एक बहुत ही वाइटल प्रोसेस चलती है, वो कौन सी है, आपकी फोटोसिंथेसिस। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ, उसके अलग अलग पार्ट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और ले क्या लिया मैं इसको सेंड करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट को, इसको ग्रीन प्लास्टिड बोलते हैं।
देखो इसकी जो शेप होगी क्लोरोप्लास्ट की, ये आपकी ओवल भी हो सकती है, ठीक है, ये थोड़ी इस तरीके से भी हो सकती है, डिस्कॉइडेड टाइप भी हो सकती है, ये सिलिंड्रिकल मैं इसको कह सकता हूँ, या मेरी बेल शेप भी हो सकती है ऐसी। तो ये तीन शेप है जो इसकी पॉसिबली हो सकती है इसकी क्लोरोप्लास्ट की, तो कोई सी भी बना देते हैं, तो मैं आपके लिए बेल शेप बना देता हूँ, ठीक है, ये है। ये डबल मेम्ब्रेनस है। इस डबल में ये साथ के साथ लेबल भी करते चलते हैं। सर आज सुबह क्यों नहीं ली थी क्लास आपने? नेटवर्क नहीं आ रहा था मेरा इधर, थोड़ा वाईफाई का प्रॉब्लम चल रहा था, इस वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि एक स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे मैंने, ये मान लीजिए कि मैंने 5-5 के सिक्कों को एक जगह पर रख दिया है, तो एक स्टैक बन गया है ऑफ कॉइन्स। एक इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसको मैं बोलता हूँ ग्रैनम। बहुत सारी इस तरह की स्ट्रक्चर को बोला गया है ग्रैनम। तो इस तरीके से स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, और इसकी एक ग्रैनम की सिंगल यूनिट को थाइलाकोइड बोलते हैं। ये है, ठीक है, तो इसमें ये आपस में कनेक्ट होती है थ्रू इंटरलैमेलर जंक्शन। ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि इनके पास खुद का सर ये डीएनए, आपस में कनेक्ट क्यों होती है सर ये? ताकि रेगुलेट हो सके सारी चीजें, कोऑर्डिनेशन बना रहे सेल ऑर्गेनल के बीच में, ठीक है, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैंने बताया था इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए है, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, इसके पास खुद के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये राइबोसोम्स कौन से होते हैं? 70S। 70S वाले राइबोसोम्स होते हैं, तो इनको भी लेबल कर देते हैं। देखो, ये एक सिंगल पोर्शन को, ये इतना पोर्शन मैं रब कर रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, ये वाला देखना हुआ, ये जो स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है ग्रैनम। ग्रैनम ये सिंगुलर वर्ड है। अगर मैं प्लूरल वर्ड की बात करता हूँ, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ग्रैनम बोलता हूँ। मतलब क्या है इसका कि भाई एक इसको तो मैंने क्या बोल दिया, ग्रैनम। और ऐसे अगर मुझे बहुत सारी चीजें इस तरीके से देखने के लिए मिली, तीन है अभी, इन तीनों को मैं ग्रैना बोलूंगा, और सिंगल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसको मैं बोलूंगा ग्रैन। तो ग्रैनम और ग्रैना में डिफरेंस समझ आया क्या होता है? ठीक है, सर दो बता देना सर ये। दोबारा बता देता हूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ कि एक मेरे पास सिंगल स्टैक ऑफ कॉइन है, मैंने बहुत सारे सिक्कों को एक जगह पर इस तरीके से लगाकर रख दिया है, तो जब बात हो रही है सिंगल की, तो इसको मैंने बोल दिया ग्रैना, सॉरी ग्रैनम। और ऐसे अगर मेरे पास बहुत सारे हैं, दो, ये तीन, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ऐसे, तो मेरे पास अब बहुत सारे हैं, तो भी चारों को अगर जब मैं बोलूंगा तो इनको मैं बोलूंगा ग्रैनम। तो ग्रैना और ग्रैनम में डिफरेंस समझ आया? ग्रैनम जो होता है यस
वो एक सिंगल स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसको बोला गया है ग्रैनम। और ऐसी अगर बहुत सारी यूनिट है तो उनको क्या बोला जाएगा, ग्रैना बोला जाएगा। ये एक बात होगी। ठीक है, अब इसके पास क्या होगा, थोड़ा सा लेबल कर देते हैं इसका, ये वाला पार्ट भी। ये हो गया। अब इसकी सिंगल यूनिट, ग्रैनम की सिंगल यूनिट को थाइलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलता है, थाइलाकॉइड। इसे आप ऐसे समझिए, मैंने 10 के कॉइन्स को एक जगह पर रख दिया है, तो उस सिंगल जो स्टैक जो मेरा कॉइन का बना है उसको मैंने क्या बोल दिया, ग्रैनम। और उसके एक सिंगल 10 रुपीज कॉइन को, जो मैंने बहुत सारे कॉइन एक के ऊपर एक रखे हैं, और सिंगल एक 10 रुपीज कॉइन को मैंने क्या बोल दिया, थाइलाकॉइड बोल दिया। बहुत सारे थाइलाकॉइड से मिलकर एक ग्रैनम बनता है, और बहुत सारे ग्रैनम से मिलकर आपका ग्रैना बनता है। तो ये चीज समझ आई, ग्रैनम, ग्रैना, थाइलाकॉइड क्या होता है। अगर ये जो इनकी ग्रैनम की सिंगल यूनिट की मैं बात करता हूं तो उसको क्या कहा जाता है, थाइलाकॉइड कहा जाता है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, इनको बोलते हैं इंटरलैमेलर जंक्शन, लैमेलर जंक्शन, या फिर इसको बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेला, स्ट्रोमा लैमेला। ये एक मैं कहूंगा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जो मल्टीपल ग्रैनम को जोड़ने का काम करती है, इंटरकनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, इसके पास ये खुद के राइबोसोम्स होते हैं, ये भी लेबल कर देते हैं। ये जो है इसके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स भी कैसे होते हैं, 70s वाले होते हैं। और अगर मैं इस पूरी स्क्रीन को एक सेल मान लेता हूँ, ये कुछ ऐसे मानो आप, जैसे ये पूरा स्क्रीन एक सेल है इस तरीके से, और यहाँ पे कहीं न्यूक्लियस है, ये कोई न्यूक्लियस है। तो अब ये क्या कहा जाएगा, मुझे संभव ये बताओ कि ये क्या चीज है, साइटोप्लाज्म कह सकता हूँ। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये सेल ऑर्गेनेल है जिसको मैं क्लोरोप्लास्ट बोल रहा हूँ। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो होगा वो तो 80s राइबोसोम्स होते हैं, और सेल इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही एक और सेल ऑर्गेनेल है, और उस सेल ऑर्गेनेल के अंदर जो सेल आपके वे हैं राइबोसोम, वो 70s के होते हैं। तो चीज समझ आई, जो मैंने वहां पे लिखा था यूकैरियोट के अंदर 70s और 80s होते हैं, तो उसका मतलब क्या है, समझ आया संभव? सर ये चीज़ नहीं आई समझ में सर। नहीं आई, मैं एक बार फिर से, देखो ये पूरा एक सेल मान लेते हैं, जो पूरा ये मैंने अभी बनाया है स्क्वायर करके, और ये कह देता हूँ मैं न्यूक्लियस है। तो और ये एरिया साइटोप्लाज्म हो गया क्या, ये बताओ मुझे, जहाँ पे मैंने एरो लगाया है ये साइटोप्लाज्म हो गया यस क्या? ये तो तो सर। इस साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स भी होंगे, गोल्जी बॉडी यहाँ पे इस तरीके से गोल्जी बॉडी भी होंगी, और अदर सेल ऑर्गेनल भी होंगे, और इसी तरीके से यहाँ पे मेरा क्लोरोप्लास्ट भी है। तो अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखता हूँ तो मुझे जो राइबोसोम्स देखने के लिए मिलते हैं वो 70s के मिलते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जिस साइटोप्लाज्म के अंदर है उस साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है वो कैसे है, 80s के हैं। वो कैसे है, 80s राइबोसोम। तो जो जिस क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट आपका मेन साइटोप्लाज्म के अंदर यूकैरियोट के अंदर पड़ा हुआ है वहां पर है, तो वहां के मेन साइटोप्लाज्म में तो 80s राइबोसोम्स होते हैं, और इस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट कहा जा रहा है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ऐसी चीज देखने के लिए मिलती है, उसके अंदर से 70s होते हैं, ना कि मेन साइटोप्लाज्म के अंदर। बात समझिए, कभी भी ये नहीं देखने के लिए मिलेगा कि यूकैरियोट के मेन साइटोप्लाज्म में 70s के राइबोसोम है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आपको हमेशा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर 80s ही राइबोसोम्स होते हैं। आई बात समझ में समझ? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका खुद का सर्कुलर डीएनए होता है। अच्छा एक चीज और, मैंने अभी आपको बोला कि इसको आप सेल मान लो, ये ऐसे, ठीक है, ये इसको ऐसे आप सेल मान लो, और इस सेल के अंदर ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कह रहा हूँ ये साइटोप्लाज्म है। तो अब जो सेल ऑर्गेनल है, जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर भी इसका एक खुद का मैट्रिक्स होता है।
जिसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट है आपकी, ये थाइलाकॉइड, ग्रैनम, ग्राना, इंटरलैमेलर जंक्शन, राइबोसोम, डीएनए। इस एक फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट है। तो इस फ्लूइड मैट्रिक्स को जो किसके अंदर प्रेजेंट है, मेरा क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, इसको क्या बोला गया है आपको? स्ट्रोमा, वो बोलता है, स्ट्रोमा बोलता है। क्या बोलता है? स्ट्रोमा। आई बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर प्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसके मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। आया समझ में स्ट्रोमा क्या होता है? सर दो जो मतलब साइटोप्लाज्म प्लाज्म के अंदर होता है सर। नहीं, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर का मैट्रिक्स होता है, आप ऐसा समझिए जिस रूम में आप बैठे हो वो एक सेल है, ठीक है? यस सर। उस रूम के अंदर एक बॉक्स है, वो आपका क्लोरोप्लास्ट है। उस क्लोरोप्लास्ट के यानी कि उस बॉक्स के अंदर जो भी फ्लूइड मैट्रिक्स है वो स्ट्रोमा है। आई बात समझ में? यस। ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा है। ये फ्लूइड मैट्रिक्स है किसका? क्लोरोप्लास्ट का। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। यहाँ पर आपका क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसके अंदर एक बहुत ही वाइटल प्रोसेस चलती है जिसको क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। थोड़ा सा मैं बात अब फोटोसिंथेसिस के बारे में करूंगा। फोटोसिंथेसिस का, फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोड्यूस होना। लाइट की प्रेजेंस में फूड का प्रोडक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस जो होती है ना बच्चे, ये दो स्टेप में होती है या दो फेज में होती है। एक होता है आपका कौन सा? लाइट रिएक्शन, और एक होता है आपका डार्क रिएक्शन। एक होती है आपकी लाइट रिएक्शन और एक होती है आपकी डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लाइट लाइट डिपेंडेड। डिपेंडेंट रिएक्शन, या फिर इसको एक और नाम भी दिया जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो अभी मैं नहीं बताता आपको, जस्ट इतना समझिए। और डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि लाइट से इंडिपेंडेंट। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, यहाँ पर ये दो फेज में मेरा फोटोसिंथेसिस जो होता है कंप्लीट होता है। और लाइट रिएक्शन में क्या होता है? इसमें एनर्जी बनती है। क्या बनती है? एनर्जी। एनर्जी बनती है। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है? फूड बनता है इस एनर्जी को यूज करके। क्या बनता है? फूड बनता है। जो एनर्जी लाइट रिएक्शन में बनी है उस एनर्जी को यूज करके फूड बन जाता है। विद जो ये चीज हो गई। तो मैं यहाँ पे ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? जस्ट इसलिए कि जो लाइट रिएक्शन होती है ये आपकी थाइलाकॉइड बोल लीजिए या ग्रैनम या ग्रेना बोल लीजिए, यहाँ पर आपकी लाइट रिएक्शन होती है। आई बात समझ में? साइट ऑफ लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन होती है आपकी साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। जो आपका ग्रैनम होता है या ग्रैना होता है या थाइलाकॉइड जो होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है। आई बात समझ में? साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, ये बात सर समझ आएगी? बताओ। सर नो सर। नहीं समझ में? मैं कह रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो दो फेज में होता है। एक होती है लाइट रिएक्शन, जिसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन एनर्जी। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। और डिटेल में सुन लो इसको, ठीक है? एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जब ये एनर्जी बन जाती है तो इसका यूटिलाइजेशन जो होता है डार्क रिएक्शन के अंदर होता है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि ये रात में होती है, बस ये लाइट से इंडिपेंडेंट है, लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है, दिन में भी होती है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे? मैं बताना चाह रहा हूँ जो फोटोसिंथेसिस आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, तो वो उसकी जो दो फेज है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, इनकी पोजीशन या इनकी साइट क्या है कि ये आखिर कहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ग्रैनम या ग्रेना या थाइलाकॉइड वो जगह है क्लोरोप्लास्ट की जहां पर लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। आई बात समझ में? संभव ये सर अब आ गई ना? कि जो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है वो आपकी ग्रैनम, ग्रेना या फिर थाइलाकॉइड के अंदर होती है।
इसी तरीके से जो डार्क रिएक्शन होती है वो आपकी कहां पर होती है, डार्क रिएक्शन होती है आपकी स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन की साइट होती है मेरी स्ट्रोमा, क्लियर, जहां पर आपका एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके फूड का सिंथेसिस होता है, या फिर मैं कह सकता हूं ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, क्लियर है। यस सर। तो आपको क्या समझ आया कि भाई क्लोरोप्लास्ट पूरा समझ आ गया कि क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या चीजें हो रही हैं, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस क्या होता है मैंने ये तो बता दिया, इसके फेज क्या है, मैंने अभी तक आपको फोटोसिंथेसिस नहीं बताया, लेकिन ये बात आपने पहले भी पढ़ी हुई होगी कि भाई फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपकी लाइट एनर्जी जो होती है ना, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, या फिर फोटोसिंथेसिस ये भी कह सकते हैं कि भाई लाइट की प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस होना, या फिर फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन होती है, वो याद कर लेना अगर कर सकते हो। 6 CO2 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो 12 H2O मॉलिक्यूल के क्या करेंगे, से कंबाइन होंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और दे विल कन्वर्ट इनटू C6H12O6 जिसको ग्लूकोज बोला जाता है। 6H2O और 6O2 निकल जाता है, और ये वही O2 है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। आई बात समझ में, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 12 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से, और यहाँ पर बना देते हैं क्या, ग्लूकोज बना देते हैं। ये फॉर्मूला जो C6H12 है इसको ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस वाटर और ऑक्सीजन निकल जाती है, ये फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस की 3 डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच फूड इज प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और तीसरी डेफिनेशन ये हो जाती है फोटोसिंथेसिस की कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस in which carbon dioxide is combined with water molecule or 12 water molecule in presence of sunlight and chlorophyll and get converted into glucose, water and oxygen। आई बात समझ में, तो ये 3 डेफिनेशन होती है मेरी किसकी, फोटोसिंथेसिस की। और फोटोसिंथेसिस जो होता है ये 2 फेज में कंप्लीट होता है, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है आपकी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, और आपका डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है। डार्क रिएक्शन बोल रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है रात में हो रही है, बस ये लाइट से इंडिपेंडेंट है, लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है। जो लाइट रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होता है एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एनएडीपीएच की फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। ठीक है, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं लेक्चर भेजूंगा ग्रुप में, तो इसको रिपीट पे भी देख सकते हो अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है। दूसरा कि ये आपका क्या होगा, ये डार्क रिएक्शन जो है आपकी, डार्क का ये मतलब नहीं है कि अंधेरे में हो रही है, ये आपका दिन में भी होती है, बस लाइट से इंडिपेंडेंट है। अब मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ आपको, जस्ट इतना समझाने के लिए, जो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर मैंने बताई है इसमें स्ट्रोमा जो होता है ये साइट ऑफ डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन जो कहाँ होती है, फोटोसिंथेसिस की आपकी स्ट्रोमा के अंदर होती है, जहां पर डार्क रिएक्शन में फूड बनता है, ठीक है। और जो लाइट रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी बनती है, ये आपकी साइट ऑफ फोटो, ये क्या होता है आपका थाइलाकॉइड या फिर ग्रैनम के अंदर होती है। आई बात समझ में, बोलो। यस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। और दूसरा यहाँ पे एक चीज मैं और बता देता हूँ कि एक बार फंक्शन बता देता हूँ प्लास्टिड के। प्लास्टिड के हमने 3 फंक्शन पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड। सबसे पहला कि अगर मैं क्लोरोप्लास्ट को देखता हूँ जो टाइप ऑफ प्लास्टिड ये है, तो इसकी हेल्प से लाइट एनर्जी ट्रैप होकर फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा कि भाई जो आपके ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट फॉर्म ऑफ फूड को स्टोर करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर फैट। तीसरी जो बात होगी, जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये कलर देते हैं, वेरियस कलर देते हैं प्लांट के अंदर। ये काम किसका होता है, क्रोमोप्लास्ट का होता है। तो मैंने अलग अलग तरीके से आपको सारी चीजें बता दी हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है प्लास्टिड वाला आपका सेल ऑर्गेनेल। तो आई होप ये वाला पूरी चीज आपको समझ आ गई है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। समझ आया? यस सर। हाँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं।